जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न और न्यू एग्जामिनेशन सिलेबस सेशन 2023-24 के लिए। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय के व्यतीत करते हुए इस सेशन को। साथ ही साथ हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि हमारा क्या रहेगा एग्जामिनेशन के पैटर्न और क्या रहेंगे हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस। तो एग्जामिनेशन पैटर्न को अगर देखें तो इकोनॉमिक्स के एग्जामिनेशन पैटर्न को 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला जो भाग है, पहला जो खंड है उसमें बताया गया है कि 40 MCQ आएंगे ऑब्जेक्टिव बेस। दूसरा जो खंड है इसमें यह बताया गया है सर कि 40 मार्क्स के आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे यानी थ्योरी, और साथ ही साथ 20 मार्क्स के आपके रहेंगे प्रैक्टिकल। थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं कि क्या है हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देख रहे हैं यानी कि हमारा पूर्णांक वितरण को देखें तो इसमें आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो टोटल 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे, 100 मार्क्स में से इकोनॉमिक्स को 3 भागों में बांट दिया गया है। इसमें पहला जो भाग है यानी पहला जो हमारा खंड है इसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और टोटल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेंगे। एच कैरी 1 मार्क्स, तो 40:1 इक्वल टू 40 मार्क्स। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपका 40 रहेंगे और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। और इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप गलत बनाते हैं तो आपका यहां पे मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप सही बनाते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन गलत बनाने पे आपका कोई भी मार्क्स जो है वो नहीं काटा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये अच्छी बात है। दूसरा खंड को देखें तो हमारे पास सब्जेक्टिव है, यानी सब्जेक्टिव यानी आपको जो है वो थ्योरेटिकली बातें लिख के आपको जो है वो आंसर देना है। यह जो है इसमें टोटल जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 90 होंगे सर। 19 टोटल क्वेश्चन होंगे जिसमें से 7 क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में काउंट किए जाएंगे। लेकिन टोटल 90 क्वेश्चन में से टोटल 19 क्वेश्चन में से सभी क्वेश्चन को जो है उत्तर नहीं देना है। 19 में से सिर्फ केवल 13 क्वेश्चन का उत्तर देना है। लेकिन पैटर्न को देखेंगे 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में से एनी 5 जो है हम क्या करेंगे, एनी 5 क्वेश्चन को बनाएंगे। 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में से एनी 5 को जो है बनाना है। इसी प्रकार से 7 शॉर्ट क्वेश्चन में से एनी 5 बनाना है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एनी 3 बनाना है। और इस प्रकार से 5 + 5 + 3 तो काउंट करें तो टोटल 13 क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी 19 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चन ही बनाने हैं। और ये जो 19 क्वेश्चन है सर वो आपके कुल जो है वो 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 40 मार्क्स में से आप ध्यान रखेंगे ये जो आपको दिख रहा है 7 मार्क्स का 7 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वो कितने रहेंगे सर, 2 मार्क्स के। यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके कितने रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे। साथ ही साथ सर आपके अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के। और लॉन्ग क्वेश्चन सर आपके रहेंगे 5 मार्क्स के। यानी 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जो आपको बनाने होंगे 3, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जो आपको बनाने होंगे 5, और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको बनाने होंगे 3। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 + 5 + 3 टोटल आपका हो जाएगा हमारा 13 क्वेश्चन। अब आते हैं सर, ये तो हो गया हमारा 14 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 14 मार्क्स सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स जो है सर वो आपका प्रोजेक्ट हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो कोविड से पहले सर किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में नहीं हुआ करता था। यानी कहने का मतलब आप ये याद रखेंगे, कोविड से पहले यानी 2017, 16, 18, 19 इस टाइम जो है सर, इस टाइम क्या हुआ करता था, एग्जामिनेशन पूरे के पूरे 100 मार्क्स के हुआ करते थे। ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ करता था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिनारियो भी उस समय कम था लेकिन बहुत कम था। मात्र 15 क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव आया करते थे। लेकिन अभी आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या जो है आपकी ज्यादा है। आपको अच्छे मार्क्स लाने में, आपको अच्छा रैंक लाने में, आपको स्कूल कॉलेज में अव्वल रैंक लाने में आपको जो मदद करेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मदद करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप एबव 35 कैरी कर लेते हैं, यानी 40 में से 35 आप कैरी करते हैं,
तभी आपका परसेंटेज बहुत अच्छा आ पाएगा, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव्स में आपको बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़ते हैं, ठीक है। और जब आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे तो ध्यान में रखना है, सब्जेक्टिव पोर्शन को पढ़ते समय आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी धीरे धीरे तैयार होते रहे। प्रैक्टिकल पे थोड़ा फोकस करें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कुल कितने प्रैक्टिकल बनाना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कुल जो प्रैक्टिकल बनाना है, कुल जो प्रोजेक्ट बनाना है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, वो एक ही बना के देना है, ठीक है। ज्यादा नहीं, एक हम लोग जो है प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे महाविद्यालय में, विद्यालय में। प्रोजेक्ट जो है आप याद रखेंगे, प्रोजेक्ट का जो एग्जामिनेशन है वो आपके महाविद्यालय, आपके विद्यालय यानी आपके कॉलेज, आपके स्कूल में होंगे। स्कूल में एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे, कॉलेज में कंडक्ट किए जाएंगे। 20 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे। 20 मार्क्स में आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा, और ये जो प्रोजेक्ट जो सबमिट करेंगे उसका जो टॉपिक है वो आपके स्कूल या कॉलेज, महाविद्यालय या विद्यालय के माध्यम से आपको दिया जाएगा, और उसी विषय वस्तु पर जो है आपको प्रोजेक्ट यानी थीसिस सबमिट करना पड़ता है। अब इस 20 मार्क्स में थोड़ा सा मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर लूं, तो जो आपका वाइवा है, ठीक है, यानी जब आप जिस दिन आपका प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन होगा उस दिन आपका वाइवा लिया जाएगा। आपसे प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग अपने जो प्रोजेक्ट में जो चीजें बनाया है, ठीक है, या अदर जो आपके फर्दर जो सब्जेक्ट रिगार्डिंग जो नॉलेज है उसका चेक किया जाता है। उसका वाइवा में आपको 8 मार्क्स का आपका वाइवा हो गया, ठीक है। आप जो प्रोजेक्ट में जो इनिशिएटिव लेंगे, जो पहल करेंगे, वो आपका 2 मार्क्स का होगा। जो आप क्रिएटिविटी दिखाएंगे अपना प्रोजेक्ट में, जो फूल पत्ती आप सजाएंगे, ठीक है, वो जो क्रिएटिविटी आपका जो सोच होगा उसमें आपका 2 मार्क्स का रहेगा। और जो प्रोजेक्ट में जो आप कंटेंट तैयार करेंगे, जिस भी टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, उसमें आप जो कंटेंट तैयार करेंगे वो कंटेंट आपका 4 मार्क्स का होगा। और जब कंटेंट तैयार करेंगे तो अंत में आप देखेंगे सर कि आपका एनालिसिस यानी कंक्लूजन का टॉपिक होगा। उस पूरा प्रोजेक्ट में आप जो कंक्लूजन या जो एनालिसिस लिखेंगे वो आपका 4 मार्क्स का होगा। और कुल इस प्रकार से जो है सर आपका टोटल प्रोजेक्ट में आपका 20 मार्क्स हो गया। यानी वाइवा 8 मार्क्स का, इनिशिएटिव जो है आपका 2 मार्क्स, क्रिएटिविटी 2 मार्क्स, कंटेंट 4 मार्क्स, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन 4 मार्क्स, और इस प्रकार से कुल आपका 20 मार्क्स। तो आपका 40 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, और इस प्रकार से कुल आपका इकोनॉमिक्स में कितना हो गया सर? 100 मार्क्स। ये अभी तक जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये हमारा जो डिस्कशन था वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग था। आइए देखते हैं अब हमारे एग्जामिनेशन के कंटेंट का, यानी हमारा सिलेबस कैसा होगा। हम पूरे 1 साल जो तैयारी करेंगे, जो प्रिपरेशन करेंगे, उसमें कौन कौन सी बातें पढ़ना है और कौन कौन सी बातें छोड़ना है। क्योंकि हम सिलेबस जब भी देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमें यह देखना पड़ता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। यह भी याद रखना है कि क्या छोड़ना है, यह भी एग्जामिनेशन में बहुत मायने रखता है। अगर आप सारे कंटेंट पढ़ के जा रहे हैं लेकिन सारा कंटेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी नहीं होता है, बहुत सारे कंटेंट्स में से बहुत सारी चीजें नहीं आती, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या आना है और क्या नहीं आना है। तो आप देखिए पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को, ठीक है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को जो है वो 2 भागों में बांट दिया गया है। इकोनॉमिक्स के सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। इकोनॉमिक्स के सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया, पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का जो नामकरण है वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और पार्ट बी का सर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। पार्ट ए का माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी का मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। पार्ट ए में सर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, और पार्ट बी को सर हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबोधन करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को सर हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित संबोधन करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है सर, इसमें देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले यूनिट वाइज देखें तो कुल यूनिट जो है सर, इसमें से हमारा जो है वो कुल यूनिट की बात करें तो आप देखिए यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5। यूनिट जो आपको टोटल पढ़ना है वो पार्ट ए में 5 पढ़ना है। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जो है टोटल यूनिट आपको 5 पढ़ना है। यानी आप ध्यान रखेंगे तो पार्ट ए यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल यूनिट 5 पढ़ना है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी टोटल यूनिट जो है सर वो 5 पढ़ना है। 5 और 5 ये 2 हमें यूनिट जो है वो पढ़ने हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब देखेंगे पार्ट ए में जो है हमारा पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन, दूसरा यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, तीसरा यूनिट है सर प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फोर्थ यूनिट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, फिफ्थ यूनिट है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स एंड डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। यानी हम लोग परिचय, उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, निर्माता व्यवहार एवं आपूर्ति, बाजार एवं मूल्य निर्धारण से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। पार्ट बी में जब हम पढ़ेंगे सर तो पहला यूनिट होगा हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, दैट इज कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, ठीक है, साथ ही साथ संबंधित समुच्चय और मूल अवधारणाएं।
यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे मनी और बैंकिंग, बहुत सिंपल है, धन और बैंकिंग। यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे सर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार का निर्धारण। और नंबर 4 में पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। और यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, साथ ही साथ इसमें पढ़ेंगे सर फॉरेन एक्सचेंज। तो टोटल जो हमारा यूनिट है वो 10 यूनिट पढ़ना है इकोनॉमिक्स के लिए, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में 5 यूनिट और पार्ट बी में 5 यूनिट। अब पूरे के पूरे यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ए में इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब हम यूनिट 1 की तैयारी करेंगे तो उसमें से पहला चैप्टर जो पढ़ना है दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। हम लोग पहले जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, और इससे रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इसमें पढ़ना है इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमी किसे कहते हैं और सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम। इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पीपीसी वगैरह क्या होते हैं। यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। इसी के अंदर यूनिट नंबर 2 में ही पढ़ना है हमें डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, मांग एवं मांग के नियम। नंबर 5 चैप्टर में पढ़ेंगे सर हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। यानी यूनिट नंबर 2 में आपने देखा कि हमें कुल कितना चैप्टर का अध्ययन करना है, 3 चैप्टर, 1, 2 एंड 3। और इसी प्रकार से यूनिट नंबर 3 की बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल, उत्पादन फलन एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल। 7 नंबर में हम लोग देखेंगे सर प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत। 8 नंबर में देखेंगे सर कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। और इस प्रकार से सर हमारा चैप्टर 9 में देखेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड कंडीशन। चैप्टर 10 में देखेंगे सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। चैप्टर 11 में देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये सारे के सारे जो थे यूनिट नंबर 3 के थे सर। यूनिट नंबर 4 में आपका क्या कंटेंट है, डिफरेंशिएट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट कितने तरह के होते हैं, मार्केट के क्या प्रकार है। चैप्टर 13 में देखेंगे सर मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन द डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड एंड सप्लाई में क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में देखेंगे सर। आपका यूनिट नंबर 5 में देखेंगे सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स एंड डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, ये यानी आपका मांग एवं पूर्ति बलों के सरल उपयोग के बारे में जानेंगे। और इस प्रकार से सर हमारा जो है यूनिट जो था, ठीक है, वो हमारा यूनिट पार्ट ए का कंप्लीट हो जाता है। पार्ट बी यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कहे तो आपका यूनिट 1 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से रिलेटेड कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जा सकता है। नेक्स्ट कंटेंट पढ़ना है सर यूनिट नंबर 2 में। अगर बात करें तो यूनिट नंबर 2 में इसके अंदर जो कंटेंट है वो मनी, मीनिंग ऑफ मनी, इवोल्यूशन, फंक्शन, कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट कंट्रोल एंड आपका सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से सर अगर यूनिट 2 में ही अगर हम देखें तो आपका रिसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स एंड इशू ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, किस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम में जो इशू आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है या क्या नया रिफॉर्म्स आया, इसके संबंधित पढ़ेंगे। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नवीन महत्वपूर्ण सुधार एवं पहलू, निजीकरण एवं आधुनिकरण से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर यूनिट नंबर 3 में आ जाए सर तो यूनिट नंबर 3 में आपका पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्रोपोसिटी टू कंज्यूम, प्रोपोसिटी टू सेव, यानी आपको पढ़ना है सामूहिक मांग क्या होते हैं, सामूहिक पूर्ति क्या होते हैं। ठीक इसी के अंदर सर यूनिट नंबर 3 में ही हमें कंटेंट जो पढ़ना है, नेक्स्ट कंटेंट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, या नया देखें नया कंटेंट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। साथ ही साथ मेजरमेंट टू करेक्ट डिफिसिट एंड डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ये सारे जो पोर्शन आपको दिख रहे हैं ये यूनिट नंबर 3 के कंटेंट है। इसके आगे सर देखिए यूनिट नंबर 3 में ये पढ़ना है मेजरमेंट टू करेक्ट डिफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। आप किस प्रकार से जो है सर वो एक्सेस डिमांड को और डिफिसिट डिमांड को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें सर यूनिट नंबर 4 में तो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, गवर्नमेंट का क्या बजट है, मीनिंग ऑफ बजट, कंपोनेंट ऑफ बजट, यानी गवर्नमेंट जो है बजट जो पेश करती है वो क्या उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है सर यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे सर फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी विदेशी विनिमय दर। और हमारा इस यूनिट नंबर 5 का जो अंतिम चैप्टर होगा यानी कि चैप्टर नंबर जो हमारा सर कह सकते हैं 13 बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान शेष। आप ध्यान रखेंगे टोटल जो हमें चैप्टर पढ़ना है सर इकोनॉमिक्स में वो 30 चैप्टर पढ़ना है, 30 चैप्टर में पढ़ने। और ये सारे चैप्टर्स जो है हमने आपको क्लासिफाई कर दिया ताकि आपको चीजें समझने में आसान होगा। ऐसे अगर हम सिलेबस की बात करें तो टोटल सिलेबस जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट वाइज तो दोनों में टोटल 5 यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।